अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग सर्किट एनालिसिस में जो हमारी अलेक्जेंडर की बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स होते क्या हैं, कौन से सर्किट्स होते हैं ये। उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, ये सब हमें पता है। इंडक्टर को हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ रेजिस्टर हो उसे हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टर और कैपेसिटर ये दोनों चीज़ें हों उसे हम कहते हैं आरसी सर्किट। इसी तरह से ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टर और इंडक्टर हो उसे हम कहते हैं आरएल सर्किट। तो ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब ये जो दो सर्किट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास कहलाते हैं फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स। ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स क्यों कहलाते हैं? इसलिए कहलाते हैं कि हमें ही पता है कि जो रेजिस्टिव सर्किट्स होते थे उसके ऊपर हम किरचॉफ्स जो लॉज होते थे हमारे केवीएल और केसीएल वो अप्लाई किया करते थे। जैसे ही हम वो अप्लाई किया करते थे तो हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन बना करती थी, जो भी हमारे पास इक्वेशंस होती थी। ठीक है, अगर हम ये केवीएल और केसीएल आरसी या आरएल सर्किट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो सिंपल इक्वेशन नहीं होती, बल्कि वो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। और ना सिर्फ वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बल्कि वो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इस वजह से इनका नाम होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग दो तरह के सर्किट्स को स्टडी करने वाले हैं। कौन से? एक होंगे हमारे पास सोर्स फ्री सर्किट्स और एक होंगे हमारे पास जिसके अंदर सोर्सेज लगी हुई होंगी, जो कि होंगी इंडिपेंडेंट सोर्सेज। और वो जो सोर्सेज होंगी हमारे पास जो लगी हुई होंगी वो हमेशा डीसी होगी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, जो सोर्स फ्री सर्किट्स होंगे वो किस तरह के होंगे? उसमें कोई भी कैपेसिटर या रेजिस्टर लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, और उसमें पहले सोर्स कनेक्टेड थी। ठीक है, तो जब तक सोर्स कनेक्ट थी, जब तक कैपेसिटर या इंडक्टर ने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली, और जैसे ही वो सोर्स हटा दी गई तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ क्या बच गया? कैपेसिटर बच गया। और क्या बच गया? सिर्फ रेजिस्टर बच गया, कोई सोर्स नहीं लगी हुई। तो वो हमारे पास होंगे सोर्स फ्री सर्किट। अभी उस सर्किट के अंदर कोई सोर्स नहीं है, तो जब हमारे पास उस सर्किट के अंदर कोई सोर्स नहीं होगी तो वो कहलाएंगे सोर्स फ्री सर्किट, और उसके अंदर कैपेसिटर या इंडक्टर में पहले से एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट सोर्सेज नहीं हो सकती, सोर्सेज हो सकती हैं मगर डिपेंडेंट हो सकती हैं, क्योंकि डिपेंडेंट कोई एनर्जी खुद से तो सप्लाई नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्सेज हो सकती हैं, तो वो भी हमारे पास सोर्स फ्री सर्किट ही कहलाएगा। इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगी, फॉर एग्जांपल कोई सोर्स लगी हुई है, कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टर लगा हुआ है। अब ये सर्किट बना हुआ है, तो ये हमारे पास कौन सा केस होगा? जब हमारे पास इंडिपेंडेंट और डीसी सोर्स लगी हुई होगी। तो इसमें हमें दो बिहेवियर्स का पता होना चाहिए। वो ये कि हमारे पास जो सोर्स होगी, डीसी सोर्स जब भी कनेक्ट हो, चाहे वो करंट सोर्स हो या फिर वोल्टेज सोर्स हो, तो हमारे पास जो कैपेसिटर होता है वो हमेशा ओपन हो जाता है, एज अ ओपन सर्किट वो बिहेव करेगा। और जो इंडक्टर होगा वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। बस हमें ये दो बातें पता होनी चाहिए। ये हमने चैप्टर 6 में देखा था VEE के अंदर। तो जब हमें ये दो बातें पता होंगी तो हम जो है अपना सवाल सॉल्व कर लेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक सवाल हमें गिवन हो, पहले उसमें सोर्स कनेक्ट हो। ठीक है, तो जब हमारे पास वो कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा। फिर कह देंगे नहीं, इस टाइम के बाद वो सोर्स जो है ना वो हटा दी गई, या ये स्विच ऑफ कर दिया गया, ऑन कर दिया गया, वो उस सवाल पे डिपेंड करेगा। तो आगे जाके वो डिपेंडेंट ये सोर्स फ्री बन जाए, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो ये चीज़ें थी, बस ये दो चीज़ें ही हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। अब हमने अभी एक चीज़ देखी थी, वो ये कि ऐसा सवाल भी आ सकता है हमारे पास कि पहले उसमें सोर्स लगी हुई हो, उसके बाद वो सोर्स हट जाए और उसके बाद फिर वो सोर्स फ्री सर्किट बन जाए। तो अगर ऐसा हो कि पहले सोर्स लगी हुई हो और वो सोर्स जो है वो हट जाए, तो कैपेसिटर और इंडक्टर किस तरह से बिहेव करेंगे उस सर्किट के अंदर, वो हमारे पास कहलाता है सर्किट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ था,
और सोर्स हटा दी हमने, उसके बाद कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा जो सोर्स से पहले था और सोर्स हटाने के बाद होगा, ठीक है, वो फ़ौरन से चेंज नहीं हो जाएगा, उसमें थोड़े टाइम बाद थोड़ा थोड़ा करके जो है वो चेंज होगा, ठीक है। तो कैपेसिटर के लिए हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कैपेसिटर में हमेशा वोल्टेज जो है वो सेम रहता है, ठीक है, सोर्स लगी हुई हो जब और उसके बाद फ़ौरन, ठीक है। वो आगे जाके तो जब उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी कैपेसिटर की जो स्टोर हुई हुई है कैपेसिटर के अंदर, तो उसने उस एनर्जी से ही उस वोल्टेज को सेम रखा हुआ है, मगर एक टाइम आएगा जब वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो तब उसका वोल्टेज चेंज हो जाएगा ज़रूर, मगर एक टाइम इंस्टेंट पर सोर्स हटाने के बाद वो वोल्टेज सेम ही रहेगा, फ़ौरन चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से इंडक्टर के अंदर भी यही होगा। इंडक्टर में जो पहले करंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि सोर्स हटाई तो करंट फ़ौरन से चेंज हो गया, थोड़े टाइम बाद वो चेंज होगा जब उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारे पास सर्किट रिस्पॉन्स, कि उसके एलिमेंट्स जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और जो हमारे पास सोर्स फ्री सर्किट्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई सोर्स नहीं होती, तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है हमारे पास वो कहलाता है नेचुरल रिस्पॉन्स। और जब हमारे पास सोर्स लगी हुई होती है तो वो कहलाता है फोर्स्ड रिस्पॉन्स। तो फोर्स्ड रिस्पॉन्स तो हम आगे जाके देखेंगे जब हम सोर्स वाले क्वेश्चन को करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास नेचुरल रिस्पॉन्स है जो सोर्स फ्री सर्किट्स में होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास सोर्स फ्री आरसी सर्किट क्या होता है। सोर्स फ्री आरसी सर्किट वो होता है जिसके अंदर एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सर्किट बना ली है जिसके अंदर एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो रेजिस्टर से गुजरने वाले करंट को हम कह रहे हैं IR और कैपेसिटर से गुजरने वाले करंट को हम कह रहे हैं IC। अब सबसे पहले हमने ये देखा कि कैपेसिटर को कोई ना कोई वोल्टेज होगा, जो कि हमें वोल्टेज की ही इक्वेशन बतानी है कि वो जो वोल्टेज होगा ना वो किस तरह से चेंज होगा। तो वो जो इक्वेशन बतानी होगी हमें, उसके लिए हमें एक डेरिवेशन करनी पड़ेगी कि वो जो इक्वेशन है वो कैसे आई, वरना हमें चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। तो अगर हम कह दें कि अभी इस सर्किट को अगर हम देखें तो हम ये सपोज करें अभी अभी इसमें से सोर्स हटाई गई है, तो अभी अभी इसमें से सोर्स हटाई गई है, तो ये जो कैपेसिटर है ये फुली चार्ज्ड है, ठीक है, चार्ज है। तो अभी इसका वोल्टेज मतलब टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो, जैसी सोर्स हटी है टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसका वोल्टेज क्या है, V0 है। अब टाइम हमने किधर शो किया, ब्रैकेट के अंदर हम हमेशा यहाँ पे टाइम शो करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इस कैपेसिटर की एनर्जी देखना चाहें तो चैप्टर नंबर 6 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी का, W इक्वल्स टू हाफ CV², ठीक है। अब हम इसकी एनर्जी देख रहे हैं उस टाइम पर जब अभी अभी सोर्स हटी है, तो ये हो जाएगा W0 हाफ CV², ठीक है। तो ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अब हमें वो इक्वेशन ड्राइव करनी है, ये तो अलग से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हमें वो इक्वेशन ड्राइव करनी है जो आएगी हमारे पास आरसी सर्किट को सॉल्व करके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, KCL लगा देते हैं। ये एक नोट बन रही है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम KCL लगाएं तो इस नोट से ये वाला करंट भी बाहर जा रहा है, ये वाला करंट भी बाहर जा रहा है, तो दोनों की एक ही साइन आएगी, दोनों प्लस में लिख देंगे, ठीक है। अब करंट थ्रू द कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला कैसा आता है इसका, Q इक्वल्स टू CV होता है, ठीक है। हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, DQ ओवर DT हो जाएगा, C dV ओवर DT हो जाएगा। रेट ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है करंट, तो ये हो जाएगा C dV ओवर DT। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होगा वो हो जाएगा C dV ओवर DT। और ओम्स लॉ से हमें पता है क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है। अगर हमें I निकालना हो तो V अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे V अपॉन R इक्वल्स टू 0। अब ये चीज़ हमने कर ली। अगर हम यहाँ से कैपेसिटेंस कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा DV ओवर DT प्लस V, और यहाँ पे कैपेसिटेंस थी नहीं तो वो डिवाइड में आ जाएगी, RC इक्वल्स टू 0। ये C यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये बन जाएगा DV ओवर DT और ये माइनस V ओवर RC, ठीक है। ये तो C ख़त्म हो गया था और ये प्लस को हमने वहाँ ले जाके माइनस कर दिया। अब अगर हम इसको, हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ी होती है कि जो फंक्शन जिसका होता है हमें उसके साथ कर लेना होता है। तो V को अगर हम यहाँ ले आएँ तो ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा माइनस DT ओवर RC। दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट कर दें इसको
तो ये हो जाएगा ln v और ये हो जाएगा माइनस टी ओवर आर सी प्लस सी। अब ये जो कांस्टेंट होता है इसे हम ln c भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। तो ln v इक्वल्स टू माइनस टी ओवर आर सी प्लस ln c। ठीक है, तो अब हम अगर इसको करें ln v प्लस यहाँ आके माइनस हो जाएगा माइनस ln c माइनस टी ओवर आर सी। दोनों माइनस के अंदर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ln v ओवर c माइनस टी ओवर आर सी। ठीक है, तो अब अगर हम इसको दोनों साइड एक्सपोनेंशियल अप्लाई करें तो ये हो जाएगा e ln v ओवर c और e माइनस टी ओवर आर सी। ठीक है, तो e और ln आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा v ओवर c इक्वल्स टू e माइनस टी ओवर आर सी। ठीक है, v यहीं पे रह जाएगा c e माइनस टी ओवर आर सी। ये जो c है ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे काम करते हैं, ये जो हमारे पास v, हमने सबसे ऊपर एक चीज़ देखी थी v एट टाइम 0 को हम v नॉट कह रहे हैं। ठीक है, मतलब ये इनिशियल है जब कैपेसिटर चार्ज हुआ हुआ है पूरा, अभी अभी सोर्स हटी है, अभी अभी कैपेसिटर चार्ज हुआ हुआ है और ये उसका वोल्टेज है इनिशियल वोल्टेज। ठीक है, तो मतलब एट टाइम इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूँ और ये कंडीशन जो है ना, ये कंडीशन ये मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी, ये जो है मेरे पास v एट टाइम इक्वल्स टू 0। ठीक है, c e माइनस टाइम 0 है तो 0 अपॉन आर सी। ठीक है, और v एट टाइम इक्वल्स टू 0 को हम क्या कह रहे थे, v नॉट कह रहे थे। c e माइनस 0 मतलब कि 0, e 0 1 के बराबर होता है तो v नॉट आ जाएगा c के बराबर। ठीक है, तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, v नॉट आ गई। c मेरे पास कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट की जगह मैं v नॉट यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू v नॉट e माइनस टी ओवर आर सी। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई उस वोल्टेज की जो कैपेसिटर का होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v एट एनी टाइम कांस्टेंट मतलब कि एनी टाइम। ठीक है, v नॉट e माइनस टी ओवर आर सी। तो इस तरह से ये हमारे पास ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें पता ये चलता है कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो डिके हो रहा है। डिके कैसे, यहाँ पे माइनस की साइन है। ठीक है, और किस हिसाब से डिके हो रहा है, उसका एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली वो डिके हो रहा है, जो उसका ग्राफ बनेगा ना वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ये जो रिस्पॉन्स वो दे रहा है ये हमारे पास कौन सा रिस्पॉन्स है, नेचुरल रिस्पॉन्स है क्योंकि इसमें कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है। तो ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिके को शो करने के लिए इसमें यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज है, यहाँ पे टाइम है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है हमारे पास। अब यहाँ पे सबसे पहले जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो हमारे पास v नॉट होगी, ये हमें पता है। जब कैपेसिटर बिल्कुल चार्ज्ड है, कोई डिके नहीं हुआ है, तो पहली जो वैल्यू है वो v नॉट है एट टाइम इक्वल्स टू 0। सही है, यहाँ पे टाइम भी 0 है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ यहाँ पे और पता होनी चाहिए कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास। तो जब हमारे पास जो इनिशियल वोल्टेज होता है उसका 36.8% डिके हो जाए, डिके हो रहा है, ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, हमें पता है आखिरी आखिरी जो ये होगा टाइम इंस्टेंट होगा, इस पर वोल्टेज बिल्कुल 0 हो चुका होगा। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल डिके है। अब हमारे पास जब वी नॉट इसका 36.8% डिके हो जाए, 36.8% शायद यहाँ पर आ जाए हमारे पास। ठीक है, 36.8% ये कम हो जाए तो जब जो टाइम पीरियड होगा उस इंस्टेंट पर जो टाइम पीरियड होगा वो हमारे पास कहलाएगा टाइम कांस्टेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से। ठीक है, जब 36.8% इसका डिके हो जाएगा वी नॉट का, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब हमारे पास हमें टॉ का पता चल गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, वी टी इक्वल्स टू वी नॉट ई माइनस टी ओवर आर सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे 36.8% है, तो इसको अगर हम इस तरह लिखें 36.8% का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.368। ठीक है, तो वी टी की जगह हम क्या लिख देंगे, जब इसका एक्सपोनेंशियल डिके कितना हो जाए 0.368 वी नॉट हो जाए, और यहाँ पे वी नॉट ई माइनस टी ओवर आर सी। यहाँ पे हम टॉ की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं सिंपल।
अब क्या कह रहे हैं, टाइम पीरियड को ही तो हम टॉ कह रहे हैं ना, उस टाइम पीरियड को जब इसकी वैल्यू कितना हो जाए 0.368 वी नॉट हो जाए, तो टाइम पीरियड की जगह हम क्या रख देंगे, टॉ रख देंगे। यहाँ पे जगह वी नॉट ई माइनस टॉ ओवर आर सी। ठीक है, तो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, दोनों जगह एल एन अप्लाई करेंगे, जब इसका एल एन निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1, और ये हो जाएगा एल एन और ई आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टॉ ओवर आर सी। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, टॉ की वैल्यू निकालनी होगी, आर सी वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टॉ की वैल्यू आ जाएगी आर सी के बराबर। तो ये एक फॉर्मूला भी हमें यहाँ पे जहन में रखना है। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को टॉ के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, वी टी इक्वल्स टू वी नॉट ई माइनस टी ओवर टॉ। ठीक है, यहाँ पर हम एक और चीज़ देख लेते हैं। हमने ये तो देख लिया कि टॉ हमारे पास आर सी के बराबर आ गया और वी टी इक्वल्स टू वी नॉट ई माइनस टी ओवर टॉ, ये इक्वेशन बन गई। अगर हमारे पास अभी एक टाइम कांस्टेंट गुजरा है, अब अगर हमारे पास दो टाइम कांस्टेंट गुजर जाएं, ठीक है, दो टाइम कांस्टेंट गुजर जाए तो हम टी की जगह क्या रख देंगे, 2 टॉ रख देंगे। सही है, तो टॉ से टॉ कैंसिल हो जाएगा और वी टी ओवर वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी ई माइनस 2। ठीक है, और अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 0.13534। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये होगी कि वोल्टेज मज़ीद इतना डिके होगा। इसी तरह से 3 टॉ के बाद भी हम वोल्टेज डिके निकाल सकते हैं, 4 टॉ के बाद भी निकाल सकते हैं और 5 टॉ के बाद भी निकाल सकते हैं। 5 टॉ के बाद निकालने में आंसर आएगा 0.00674। अब इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास 5 टॉ के बाद 1% से भी कम वैल्यू रह जाएगी वोल्टेज की। तो हमें ये पता चलेगा कि 5 टॉ पर हमारा जो कैपेसिटर है वो फुली डिस्चार्ज हो चुका होगा। और ये सिर्फ इस सर्किट के लिए नहीं, ये हर सर्किट के लिए होगा कि 5 टॉ के बाद हमारा जो कैपेसिटर होता है वो फुली डिस्चार्ज हो चुका होता है। ठीक है, कैसे होता है वो भी हमने देख लिया, एक एक करके हम पुट करते जाएंगे। पहले टी की जगह 2 टॉ, टी की जगह 3 टॉ, फिर टी की जगह 4 टॉ। ठीक है, इसी तरह टी की जगह 5 टॉ। 2 टॉ कैसे, मतलब कि 2 टाइम कांस्टेंट, इस तरह से करके हमने ये चीज़ देखी। तो अब अगर हम करंट निकालना चाहें रेजिस्टर का, ठीक है, जो हमारे पास सर्किट के अंदर जो रेजिस्टर लगा हुआ है उसका कोई ना कोई करंट भी होगा, तो उसको हम आई आर से डिनोट कर रहे हैं और वो हमारे पास हो जाएगा वी अपॉन आर। अब जो हमारे पास वोल्टेज होगा, हमने ये देखा है वोल्टेज तो सेम है कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों का। ठीक है, तो वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाएगा, वी टी ओवर आर। वी टी की जगह क्या आ जाएगा, वी नॉट ई माइनस टी ओवर टॉ, और यहाँ पे आ जाएगा आर। तो हम रेजिस्टर का करंट इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे पावर निकालनी हो तो वो देख लेते हैं हम किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे पावर हो जाएगी पी टी। हमें पता है पावर क्या होती है, वी इंटू आई होती है, मगर यहाँ पे हो जाएगी वी इंटू आई आर। वोल्टेज वही रखेंगे हम, क्या होगा, वी नॉट ई माइनस टी ओवर टॉ। आई हमारे पास ये आया है, ये रख देंगे वी नॉट ई माइनस टी ओवर टॉ ओवर आर। ये हो जाएगा हमारे पास वी नॉट स्क्वायर ई माइनस टी ओवर टॉ माइनस टी ओवर टॉ, दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा -2t ओवर टॉ, और नीचे हमारे पास आर ही आएगा एज इट इज़। अब अगर हमें रेजिस्टर की एनर्जी निकालनी हो, ठीक है, कि कितनी एनर्जी उस रेजिस्टर ने एब्जॉर्ब की, तो वो हम कैसे निकालेंगे, जो पावर उसने एब्जॉर्ब की होगी तो उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे ज़ीरो से लेके उस टाइम तक जब तक कि हम कैपेसिटर को देख रहे हैं, वो सर्किट को देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो हम पावर को इंटीग्रेट कर देंगे ज़ीरो से लेके टाइम तक। ठीक है, अब उस टाइम कांस्टेंट पे अगर हम पावर निकालेंगे तो ये इस पावर को यहाँ पे रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा हाफ सी वी नॉट स्क्वायर 1 माइनस ई माइनस 2t ओवर टॉ। ये हमारे पास एनर्जी होगी किसकी, उस रेजिस्टर की जो लगा हुआ होगा। तो अब हमें एक और चीज़ देखनी है कि टाइम इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर, ठीक है, हमारे पास होगा क्या, ये कौन सा टाइम है, जब हमारे पास कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो चुका है, उसके बाद का, जब जो सर्किट है हमारा वो स्टेडी स्टेट में आ चुका है। स्टेडी स्टेट मतलब कि जो उसकी फाइनल स्टेट है, इसके बाद और कुछ नहीं होगा, सोर्स हट चुकी है, कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो चुका है, अब वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो टाइम एट इन्फिनिटी पर अगर हमें कहा जाए, अभी हमने देखा कि हम पावर निकाल सकते हैं रेजिस्टर की, करंट निकाल लिया हमने रेजिस्टर का, और हमारे पास एनर्जी निकल गई रेजिस्टर की। ठीक है,
मगर हम अगर उसकी एनर्जी निकालना चाहे एट टाइम इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर, सही है। वो जो एनर्जी निकाली है अभी हमने, वो एक इक्वेशन निकाली है कि एनर्जी इस तरह से हमारे पास उसकी इक्वेशन होगी, इस तरह से उसकी एनर्जी चेंज होती जाएगी, कैपेसिटर उसको एनर्जी देता जाएगा अपनी, ठीक है। तो अगर हमें फाइनल एनर्जी निकालनी हो कि जब स्टेडी स्टेट में आ चुका है तब उसकी एनर्जी क्या होगी, तो वो हमारे पास बराबर होगी वी सी एट ज़ीरो, डब्ल्यू सी एट ज़ीरो। डब्ल्यू एट सी एट ज़ीरो क्यों होगी, क्योंकि जो कैपेसिटर की एनर्जी शुरू में थी वही रेजिस्टर की एनर्जी आखिर में होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कैपेसिटर अपनी सारी एनर्जी रेजिस्टर को दे देगा ना आखिरकार, तो वो हमारे पास ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी। ये चीज़ हमें जहन में रखनी है। अगर हमें डब्ल्यू आर एट इन्फिनिटी निकालने को कहा जाएगा तो हम डब्ल्यू सी एट ज़ीरो निकाल देंगे, तो वही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो डब्ल्यू सी एट ज़ीरो की इक्वेशन हमने शुरू में ही देख ली थी, क्या आती है हमारे पास, हाफ सी वी नॉट का स्क्वायर। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे अपने जहन में रखनी है, ठीक है। ये चीज़ें हमने देख ली। तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7.1 और जो एग्जाम्पल 7.2 है और उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे।